मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? तो आज बहुत मजा आने वाला है ना। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्क, तो ये लेक्चर 2 का पार्ट 3 होगा, है ना। तो आज हम लोग लेक्चर 2 के पार्ट 3 को कंप्लीट करेंगे। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर वीडियो छोटा है। जब वीडियो बड़ा बनता है, पिछले साल जब हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे थे, फिर तो लाइव लेने लगे। आप लोग का भी लाइव क्लास होगा। अभी हम लोग का मीटिंग है, कल फाइनल मीटिंग है, उसके बाद बताएंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। तो वीडियो की लंबाई पे नहीं जाना है, जितना डोज देना होगा वो देंगे। अब ज़्यादा वीडियो लंबा होता है तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर वीडियो लंबा हो गया। क्लियर? ऐसा नहीं सोचना है, देखना अच्छे से। हम जो भी सोचेंगे आपके लिए अच्छा सोचेंगे। क्लियर बच्चों? तो वीडियो की लंबाई पर्याप्त होनी चाहिए कि आज इस लेक्चर में इतना पढ़ना है। लंबा और छोटा से मतलब नहीं है। बहुत ऐसा वीडियो होगा जो हम 16 मिनट का देंगे, उसमें बहुत सारा चीज होगा, है ना। बहुत सारा वीडियो 1 घंटे का होगा, लेकिन उसमें एक ही चीज पे हम डिस्कस करेंगे। तो सब लेक्चर अलग अलग तरीके का होगा। आपका काम है देखना और उस पर डॉट पूछना, है ना। मैनेजमेंट से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए और हमसे डायरेक्ट आप डॉट पूछ सकते हैं। क्लियर? ऑफिस वाले नंबर पे फोन करके मेरा आप व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पूरा क्वेश्चन समाप्त कर देंगे। चलिए। हे ला 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 ला, हे 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 हे। सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, ये दिल बेकरार करे कि नहीं। सांसों में बसाया तुम्हें, दिल में चुराया तुम्हें, मिलेंगे जन्म कभी ना कभी। हे ला 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 ला, ला 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 ला, हे। चलो, चुटकी ले रहा होगा नहीं कि सर ऑफलाइन में तो गाना गाते नहीं है, ऑनलाइन में गा रहे हैं। कभी कभी मन करता है गुनगुनाने को, मजा आएगा। चलो, एक लिफ्ट है और ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। और ये डी डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब पहले ग्राउंड पे था, जमीन पे था, ऊपर गया, डी डिस्प्लेसमेंट किया। और इसके अंदर एक ब्लॉक है, इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, रेस्ट में है। चलो लैंग्वेज लिखते हैं। अ ब्लॉक इज एट रेस्ट, अ ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, अ ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन inside the lift, inside the lift। एक काम करो, रफ इंक्लाइंड प्लेन कर लो, ठीक है ना। रफ इंक्लाइंड प्लेन कर लो। अ ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, मतलब सरफेस में फ्रिक्शन है। अ ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन इनसाइड द लिफ्ट। दिख रहा है आपको? क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू WRT, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, है ना। तो मान लो इसमें क्वेश्चन नंबर ए है लिफ्ट एंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी में है ग्राउंड। एक लिफ्ट है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और वो डी डिस्प्लेसमेंट किया। स्वाभाविक है, अगर लिफ्ट डी डिस्टेंस ऊपर जाएगा, डी डिस्प्लेसमेंट जाएगा, तो ब्लॉक भी डी डिस्प्लेसमेंट जाएगा। सिंपल। अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो जितना लिफ्ट ऊपर जाएगा उतना ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, स्वाभाविक है ना। चले, तो बोल रहा है कि ब्लॉक रेस्ट में है और ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन इनसाइड द लिफ्ट।
इसका मतलब है इस इंक्लाइन पे जितना mg sin थीटा नीचे लग रहा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ब्लॉक लिफ्ट के अंदर इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट में है, क्यों रेस्ट में है, इधर लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे प्रूफ मांगू तो आप बोलिएगा सर इसलिए ये रेस्ट में है कि इंक्लाइन प्लेन पर जितना फोर्स नीचे लग रहा है और इंक्लाइन फोर्स पर इंक्लाइन के लॉन्ग जो नीचे वाला फोर्स लगता है उसको mg sin थीटा बोलते हैं। तो mg sin थीटा के बराबर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा पीछे, mg sin थीटा नीचे, फ्रिक्शन ऊपर, इसलिए बॉडी रेस्ट में होगा। सही बात है भाई। तो बोल रहा है वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। आपको यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है। जब भी वर्क डन पूछेगा वो किसी न किसी फोर्स के रिस्पेक्ट में पूछेगा। तो यहाँ पे वर्क डन नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के रिस्पेक्ट में पूछा है। और ये भी बोल दिया है कि आप एक बार लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बताइए, एक बार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताइए। स्वाभाविक है। जो क्वेश्चन नंबर ए है लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, मान लो एक आदमी को यहाँ पे हम मान लो एक आदमी यहाँ पे सो गया, एक आदमी यहाँ पे सो गया, ठीक है, यहाँ पे सो गया, ये उसको क्या लगेगा, क्या ये लिफ्ट मोशन में, ये ब्लॉक तो रेस्ट में है, इस आदमी के रिस्पेक्ट में ये तो रेस्ट में है। सिंपल, नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है, नॉर्मल मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स। एक आदमी को यहाँ पे सुता दे, है ना, सूता सूता है राजा, तो इसको क्या लगेगा, ब्लॉक तो रेस्ट में है। लिफ्ट के बाहर, अगर मान लो लिफ्ट के बाहर कोई आदमी है, अगर एक आदमी यहाँ से लिफ्ट को देख रहा है तो इसके नज़र में नज़रिया कुछ और होगा, और वही दूसरा आदमी अंदर सोया हुआ है, रेस्ट में है ये, नहीं निठाला टाइप सोया हुआ है, रेस्ट में है ये। तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो। फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। नॉर्मल के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, तो लगा खत्म कहानी, जीरो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जीरो। फ्रिक्शन फोर्स लग तो रहा है लेकिन उसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट वर्क डन बाय नॉर्मल भी जीरो, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल भी जीरो। फोर्स तो लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा, पीछे नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर, इस आदमी को लगेगा ब्लॉक रेस्ट में है, आदमी लिफ्ट के अंदर, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में दोनों जीरो हो जाएगा। ये सारा चीज को पॉज करके रोको, फिर दूसरा क्वेश्चन बताएंगे जल्दी। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। चलिए आगे, चलिए पॉज करके लिख लिया कीजिए। ठीक है, इसको तो लिख लिया आप। अब मुझे निकालना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मान लो कोई आदमी ग्राउंड पे है, यहाँ पे है आदमी, चाहे यहाँ पे है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो यही लगेगा कि लिफ्ट, ग्राउंड वाला आदमी तो पहले लिफ्ट को देखेगा, तो लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है, लिफ्ट डी डिस्प्लेसमेंट किया तो ब्लॉक भी डी डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर? चलो मान लो बाहर से कोई चोखवा देख रहा है ना, तो मान लो इनक्लाइन प्लेन ऐसे है, लिफ्ट के अंदर इनक्लाइन प्लेन ऐसे है, ये थीटा एंगल, मान लो कोई ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है वर्क डन, है ना, ग्राउंड से देखना है और निकालना है वर्क डन नॉर्मल के रिस्पेक्ट में और फ्रिक्शनल के रिस्पेक्ट में। तो पहले नॉर्मल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो मान लो नॉर्मल फोर्स ऐसे लगता है, ये नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। स्वाभाविक बात है अगर लिफ्ट डी डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर रहा है तो ब्लॉक भी डी डिस्प्लेसमेंट ऐसे करेगा, सिंपल, ये डी हो जाएगा। बनो तेरी छन्नो लाए दो, बनो तेरी छन्नो लाए दो, तो ये डी डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, ये डी डिस्प्लेसमेंट किया। लिफ्ट ऊपर ऐसे किया तो ब्लॉक भी ऐसे जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो, मान लो नॉर्मल, देखो वर्क डन तब होगा, कौन चीज, वर्क डन तब होगा
कौन चीज? वर्क डन। कब होगा वर्क डन? जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग हो या डिस्प्लेसमेंट फोर्स के लॉन्ग हो, है कि नहीं? वर्क डन तब होगा जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग हो या डिस्प्लेसमेंट फोर्स के लॉन्ग हो, है कि नहीं? फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग हो या डिस्प्लेसमेंट फोर्स के लॉन्ग हो, तो यहां थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। कैसे? ध्यान से देखो, ये नॉर्मल का लाइन है, ये नॉर्मल का लाइन है, ठीक है। मास है तो इसमें नीचे mg लगेगा। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। कहोगे कैसे? तो ये थीटा तो यहाँ 90, ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के बगल वाला एंगल थीटा, है कि नहीं? थीटा, ये लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे। अरे भाई ये मास वाला बॉडी है तो नीचे mg लगेगा ना। ये नॉर्मल का लाइन है, ये mg का लाइन है, तो नॉर्मल से mg कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। क्यों? ये थीटा, तो ये लाइन ड्रॉ करने से यहाँ 90 बना, थीटा 90, 90 माइनस थीटा तो यहाँ थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है कि नहीं? ओके, चलो, तो वर्क डन बाय नॉर्मल निकालना है, तो ध्यान से देखो। वर्क डन तब होगा जब फोर्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग फोर्स हो। तो बताओ इस नॉर्मल का इस डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग क्या वैल्यू होगा? n cos थीटा, n cos थीटा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस लाइन पे क्या हो जाएगा? n cos थीटा, है कि नहीं? n cos थीटा। इस लाइन का मतलब नॉर्मल का डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग कितना कंपोनेंट होगा? n cos थीटा। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के साथ थीटा एंगल पे है, तो नॉर्मल का इसमें कंपोनेंट आएगा n cos थीटा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा? n cos थीटा। चूंकि ये जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट का लॉन्ग है, ये वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट का लॉन्ग है कि नहीं? जो नॉर्मल का n cos थीटा कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट का लॉन्ग है। हो गया आंसर। माने तो नॉर्मल का वैल्यू रख दो। नॉर्मल का वैल्यू क्या होता है? ये mg, तो mg थीटा के लॉन्ग mg cos थीटा, तो नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। n बराबर mg cos थीटा, n बराबर mg cos थीटा, तो n हो जाएगा mg cos थीटा इंटू cos थीटा d, तो क्या हो जाएगा आंसर? mg cos स्क्वायर थीटा d। खत्म कहानी। ये हो जाएगा वर्क डन बाय नॉर्मल। कहां से? ग्राउंड से, ग्राउंड फ्रेम से ये आंसर होगा। लिफ्ट वाला फ्रेम से तो आंसर 0 आ गया था। क्लियर? आप कहोगे सर अब डॉट क्यों नहीं लेते हो? तो डॉट भी तुम ले सकते हो, डॉट से बनाओगे तो आंसर सेम आएगा। वर्क डन बाय नॉर्मल, कोई भी वर्क डन निकालना हो तो किसी ना किसी फोर्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो वर्क डन बाय नॉर्मल, तो नॉर्मल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? ऐसे भी कर लो, चीज वही है। वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। जिस फोर्स के रिस्पेक्ट में वर्क डन निकालते हैं वो लिखते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल, तो नॉर्मल फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो फ्रिक्शनल फोर्स। जिस फोर्स के रिस्पेक्ट में वर्क डन निकालते हैं वो फोर्स लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट। डॉट माने cos थीटा, डॉट माने cos थीटा। देख वही चीज आया nd cos थीटा, n के जगह mg cos थीटा, क्योंकि इस नॉर्मल के नीचे क्या mg cos थीटा, नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा, नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो n के जगह mg cos थीटा डाल, mg cos थीटा इंटू cos थीटा d, क्या हो जाएगा? cos और cos, mg cos स्क्वायर थीटा इंटू d। बनो तेरी छन्नो लाए दो, देखो लाए दिया आंसर। आगे दोनों एक ही चीज है, या तो डॉट से बनाओ या ये सोचो कि वर्क डन तब होगा जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग हो या डिस्प्लेसमेंट फोर्स के लॉन्ग हो। तो मुझे अच्छा लगता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग निकालना। तो ये फोर्स है, इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग वैल्यू n cos थीटा है, तो ऐसे निकाल दिए। दोनों एक ही चीज है, ऊपर और नीचे में कोई अंतर नहीं है, बस बनाने का तरीका है। क्लियर? उम्मीद है समझ में आया हुआ अच्छे से। क्लियर? चलिए अच्छे से नोट करें, अच्छे से नोट करें। अब इसके बाद वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालेंगे। चलें, कर लिए, लिख लिए, पॉज किए। ओके, अब इससे पहले जितना लेक्चर डाले हैं, ये सारा लेक्चर अगर क्लियर है तो मजा आ रहा होगा, है ना? इसलिए छोटा छोटा लेक्चर बना रहे हैं। जो बच्चे लेक्चर नहीं देखे इससे पहले वाला प्लीज देखिए,
है ना। लेक्चर 1 का पार्ट 1 देखिए, लेक्चर 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, लेक्चर 2 का पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, ये पार्ट 3 है। क्लियर, पीछे वाला देखिएगा तब ये समझ में आएगा अच्छे से, अब मजा आने लगेगा, एकदम फील करवा देंगे, ऑफलाइन वाला फील आ जाएगा एकदम। बस लाइव भी होगा, मैसेज डालेंगे, रिकॉर्डेड में भी मजा आएगा, इस बात का हम फील करवा देंगे। अभी तो चीजें शुरू हुई है, आगे तो बढ़ने दो, है ना। चलिए रे चोखवा सब पढ़ रहा है जी, है ना। चोखनी, लड़का में चोखवा, लड़की में चोखनी है। चोखवा चोखनी सब पढ़ रहे हो जी। चलो कहोगे साहब मेरा नाम रखते हैं, कोई तो गलिया भी रहा होगा, हमको चोखनी बोल रहे हैं। चले अब बर्गडन बाय फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से, ग्राउंड से निकालना है। चलो आप सोचो, इस ब्लॉक में मास है, ये mg हो गया, mg थीटा के लॉन्ग mg cos थीटा, इधर क्या लगेगा mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा, mg का इधर आएगा कंपोनेंट mg cos थीटा, थीटा के लॉन्ग cos थीटा परपेंडिकुलर sin थीटा। हो गया सर mg sin थीटा क्यों लिखे? देख क्वेश्चन लिखा हुआ था ना कि ब्लॉक रेस्ट में है। ब्लॉक क्यों रेस्ट में है? लिफ्ट के अंदर रेस्ट में है, लिफ्ट के अंदर रेस्ट में है, लिफ्ट से बाहर रेस्ट में नहीं है। लिफ्ट से बाहर देखेंगे तो हमको पहले लिफ्ट दिखेगा, लिफ्ट मोशन में तो सब कुछ मोशन में, तो ब्लॉक भी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, लिफ्ट जितना ऊपर जाएगा ब्लॉक भी उतना ऊपर जाएगा। क्लियर, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये mg sin थीटा लिखने का वजह है कि हमको ये चीज भी शो करना है कि ब्लॉक लिफ्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, मतलब mg sin थीटा के बराबर ये फ्रिक्शन है, mg sin थीटा के बराबर फ्रिक्शन है। जितना mg sin थीटा है उतना ही फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। अब तो सरफेस और ब्लॉक के बीच का म्यू नहीं दिया है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जैसे n का नॉर्मल का वैल्यू mg cos थीटा था, तो यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू mg sin थीटा हो जाएगा। फ्रिक्शन का वैल्यू निकालने के लिए लिखे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा mg cos थीटा। ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होता है म्यू n, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है म्यू n, जहां म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है और नॉर्मल तो होता है mg cos थीटा। जानते हो कि वर्क डन निकालने के लिए, वर्क डन बाय फोर्स निकालने के लिए वो फोर्स चाहिए। जैसे इससे पहले वाला में वर्क डन बाय नॉर्मल निकालना था तो नॉर्मल हम लिखे थे mg cos थीटा, यहाँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है तो मैं फ्रिक्शन मालूम होना चाहिए। तो मान लो अगर कोई बंदा फ्रिक्शन के जगह म्यू mg cos थीटा लिख जाएगा तो गलत हो जाएगा ना। सरफेस में फ्रिक्शन है, सरफेस रफ है, लेकिन सरफेस और ब्लॉक के बीच में म्यू नहीं दिया है। देखो फ्रिक्शन आप पढ़े हैं ऑफलाइन क्लास में, क्लियर। डालेंगे वीडियो, फ्रिक्शन का भी वीडियो अपलोड करेंगे, 1-2 दिन में पूरा इंफॉर्मेशन जाएगा कौन वीडियो कब अपलोड होगा, क्लियर। बात समझ में आया? तो अगर कोई बंदा फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पे म्यू mg cos थीटा ले लेगा तो गलत हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि म्यू नहीं दिया हुआ इसलिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल का वैल्यू mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा, ऊपर फ्रिक्शन नीचे mg sin थीटा, क्लियर। इसलिए mg sin थीटा हम लिखे, कोई भी चीज यूं ही नहीं लिखा जाता, उसका यूज होता है, क्लियर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? कोई भी फोर्स वर्क डन तब करेगा जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग हो या डिस्प्लेसमेंट फोर्स के लॉन्ग हो। कोई भी फोर्स के द्वारा वर्क डन तब होगा जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग हो या डिस्प्लेसमेंट फोर्स के लॉन्ग हो। मुझे फोर्स से प्यार है तो हम फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग वैल्यू लेंगे। तो बताओ ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाओ, बनो तेरी छन्नो। देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट का लाइन। वर्क डन तब होगा जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग हो। तो ये फोर्स का इस पे कितना कंपोनेंट जाएगा? बोल। F cos 90 माइनस थीटा, है ना। देखो ये थीटा थी 90 माइनस थीटा, ये पूरा लाइन है ना 90 डिग्री पे, तो ये थीटा दिया 90 माइनस थीटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट वाला लाइन से 90 माइनस थीटा पे है, फ्रिक्शनल वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट से 90 माइनस थीटा एंगल पे है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन तब होगा जब इस फोर्स का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट का लॉन्ग हो। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट का लॉन्ग कितना है? F cos 90 माइनस थीटा, F cos 90 माइनस थीटा, F cos 90 माइनस थीटा, F cos 90 माइनस थीटा।
है कि नहीं, इसका इस पे कंपोनेंट, यानी वर्क डन बाय फोर्स तब होगा जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट का लॉन्ग हो। हमेशा एक काम करो ना, या तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के लॉन्ग ले लो या फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग ले लो। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग ले लो सबसे बढ़िया। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग ले लिए, कहीं कहीं हम डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स के लॉन्ग ले सकते हैं, लेकिन अक्सर क्वेश्चन में फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग ले सकते हैं। तो इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग वैल्यू क्या हो जाएगा, F cos 90 माइनस थीटा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन में फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, F cos 90 माइनस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट D, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ओके, अब सिंपल सोच, फ्रिक्शनल का वैल्यू mg sin थीटा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू mg sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू mg sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। क्लियर, तो क्या हो जाएगा वैल्यू mg sin स्क्वायर थीटा इंटू टी। तो ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम में निकाले। और कुछ बच्चे जो ये चाहते हैं कि सर आप डॉट प्रोडक्ट से बनाइए, तो लीजिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन वाला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे बोल ना यार, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इंटू भी बोल सकते हो, वही डॉट हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, पक्का। चलो डॉट माने cos थीटा, तो FD cos थीटा। सोच यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा की जगह 90 माइनस थीटा। बस देखो वही चीज आ रहा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, सिंपल। तो F के जगह mg sin थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स है mg sin थीटा, D के जगह D और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। क्लियर, तो mg sin थीटा इंटू sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा इंटू D। ऐसे सोचो चाहे ऐसे सोचो बतवा बराबर, ऐसे सोचो चाहे ऐसे सोचो बतवा बराबर। क्लियर, चलिए नोट कीजिए अच्छे से। क्लियर, काफी डिटेल से क्वेश्चन को समझाए हैं। आया मजा, आया समझ में अच्छे से। चले चलें, चलिए अब है जब फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ हो और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में हो तो वर्क डन कैसे निकालेंगे। आइए मान लो क्वेश्चन दे दिया, मान लो फोर्स का वैल्यू दे दिया, किसी बॉडी पे फोर्स लगा है ना, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये फोर्स लगा बॉडी पे एंड बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम 1 2 3 टू 4 5 6। किसी बॉडी पे इतना फोर्स लगा है ना, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और बॉडी डिस्प्लेस हो गया यहां से यहां। तो देखो ध्यान से क्या करते हैं, वर्क डन बाय कोई भी फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो लगा डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट मैंने cos थीटा, फोर्स मालूम है वेक्टर फॉर्म में तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में होगा। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ये जो 1 2 3 दिया हुआ है, 4 5 6 दिया हुआ है, इसको R1 मान लेते हैं। तो R1 हो जाएगा, मान लो बॉडी जहां पे उसके इनिशियल पोजीशन 1 2 3 को इनिशियल पोजीशन मान लेंगे, इसको R1 वेक्टर से लिखते हैं, पोजीशन भी वेक्टर है। क्लियर, तो R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। मान लो बॉडी जहां पे था, फोर्स लगने से पहले बॉडी 1 2 3 पे था, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो। 1 2 3 का मतलब x के लॉन्ग 1, y के लॉन्ग 2, z के लॉन्ग 3। क्लियर, बॉडी हवा में था, स्पेस में था, 3 डायमेंशनल है, पोजीशन भी 3 डायमेंशनल है, फोर्स भी 3 डायमेंशनल लगा। क्लियर, ओके, बात समझ में आया। 3 डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कोई बॉडी ऐसे चला फिर ऐसे चला, हे 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 हे, यही हुआ 3 डायमेंशनल, हे हे हे, ऐसे ही। मान लो पहले बॉडी x में चला होगा, फिर y में चला होगा, फिर z में चला होगा फोर्स लगने के बाद।
मतलब बॉडी पहले जो था वो 1 to 3 पे था, मतलब x के लॉन्ग 1 पे था, y के लॉन्ग 2 पे था, z के लॉन्ग 3 पे था। फोर्स लगने के बाद वो x के लॉन्ग 4 पे गया, y के लॉन्ग 5 पे गया, z के लॉन्ग 6 पे गया। मतलब फोर्स लगने के बाद उसके पोजीशन में बदलाव कितना आया, x के लॉन्ग वो 1 से 4 चला, मतलब 3 चला, 3 मीटर चला। y के लॉन्ग वो 2 से 5 चला, मतलब जब ऊपर गया तो पहले 2 पे था, फोर्स लगने के बाद 5 मीटर पे गया, मतलब 3 मीटर चला। और ऐसे जो चल रहा था ये हो जाएगा z, x, y, z। तो पहले वो 3 मीटर पे था, फोर्स लगने के बाद वो 6 मीटर पे गया, मतलब 3 मीटर ही चला। तो पहले पोजीशन को r1 लिख दो वेक्टर फॉर्म में, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। दूसरे को r2 मान लो, 4, 5, 6 को 4 को लिख सकते हैं 4i कैप, पहले x वाला, पहले x होता है, बीच में y, बाद में z। 5 को लिख सकते हैं 5j कैप, 6 को लिख सकते हैं 6k कैप। क्लियर? ओके, तो ये पोजीशन हो गया, ये पोजीशन हो गया। चेंज इन पोजीशन क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन पोजीशन r वेक्टर मान लो r डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। तो r2 में से r1 को घटा लो, r2 माइनस r1 घटाएगा कितना आएगा, 4 में से 4i में से आ गया 3i कैप, 5j में से 2j गया 3j कैप, 6k में से 3k गया 3k कैप। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को r से लिखो चाहे s से लिखो, क्या फर्क पड़ता है, r लिखो s लिखो। कहोगे सर s नहीं r लिखिए, तो लो r लिख देते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। अब f और r का डॉट निकाल लो, ये r है और ये f है, ये दोनों का डॉट क्या होगा, ये फोर्स वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i को i से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, j को j से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 3 यहाँ 3, 3 तिया 9, फिर k को k से मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ 2 यहाँ 3 6, है ना। डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही निकालते हैं, नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3 से करो 6, 3 को 3 से करो 9, और 2 को फिर 3 से करो, यानी i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ, k वाला को k के साथ। आ गया, हो गया 21 जूल। वर्क डन को जूल में मापेंगे। तो एक फॉर्मेट ये हो गया वेक्टर फॉर्म के साथ। इसका एक फॉर्मेट और है बनाने का, आप इसको नोट करें, मैं दूसरा फॉर्मेट भी बताता हूँ। क्लियर? चलिए, इसको मेथड 1 बोल सकते हैं, मेथड 1 बोल दो, फॉर्मेट 1 बोल दो। क्लियर? चले नोट कर ले, आंसर 21 जूल आया, उस मेथड से भी आंसर 21 जूल ही आएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट, है ना। चाहे इसी पेज में करते हैं, क्या है पेज बनाना। अब इसको नोट कर लिए हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं। ठीक है, चलिए फॉर्मेट 2 और करके लिखो, क्या करते हैं ध्यान से देखो। वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय कोई भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो लिख सकते हैं वर्क डन बाय फोर्स बराबर F डॉट, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। F डॉट यहाँ पे ds कर लो। ठीक है, मतलब बॉडी इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है छलांग मार के गया होगा। बॉडी x में चला, y में चला, फिर z में चला, वो कहीं से कहीं पहुंचा, तो छलांग मार के तो नहीं गया होगा, हर एक पॉइंट को ट्रेवल किया होगा। तो हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ds। हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ds। हम पूरा का बात ही नहीं करेंगे, पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, एक पॉइंट का वर्क डन निकाल लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो F डॉट ds। और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो वर्क डन भी छोटा होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा लेंगे तो वर्क डन भी छोटा लेंगे। ठीक है, तो dw बराबर f के जगह कितना दिया हुआ, f के जगह 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये हो गया फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट 3 डायमेंशनल है, तो इसको 3 डायमेंशनल में तोड़ो। अब 3 डायमेंशनल का मतलब x में भी है, y में भी है, z में भी है, तो ds के जगह dxi कैप
प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। और इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगाते हुए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, ठीक है, इंटीग्रेशन लगाते हुए फोर्स के जगह ये वाला वैल्यू और ds के जगह डिस्प्लेसमेंट 3 डायमेंशनल है तो x में भी लिख देंगे dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, dw का इंटीग्रेशन w, जैसे dx का इंटीग्रेशन x तो dw का इंटीग्रेशन w। अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लगे तो इससे पहले वाला से बनाइएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। मेरा काम है एक ही चीज को बहुत सारे कॉन्सेप्ट से बताना। अभी दोनों का डॉट निकाल दो, 2i कैप और dx i कैप क्या हो जाएगा 2dx, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सेम जाति वाले को इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2dx, है ना, 2i कैप और dx i कैप तो 2dx। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, i को i वाला से करो, j को j वाला से करो, k को k वाला से करो। पढ़ाए थे ना डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में, जो नहीं पढ़े हो वीडियो है ऐप पे देखो। चलो 3dy प्लस 2dz हो गया। फोर्स के जगह फोर्स लिख दिए और डिस्प्लेसमेंट को 3 भाग में तोड़ दिए, x वाला y वाला z वाला, ठीक है। और दोनों का डॉट निकाल दिए, 2dx हो गया, 3dy हो गया, z 2dz हो गया। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। ये z है, यहाँ 2 है, ये z है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा 2dz, ठीक है। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इतना नोट करो जल्दी, इसको नोट करो जल्दी, इसको नोट करो, कर लिया नोट। चलो अब बोलो बगडन, अलग अलग कर लो। 2dx एक साथ लिखो, चाहे अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो, ठीक है। 2dx इंटीग्रेशन 3dy इंटीग्रेशन, है ना, 2dz। अब लिमिट बैठा दो, लिमिट क्या होगा 1 2 3 से बॉडी 4 5 6 गया था तो x में कितना चेंज हुआ 1 से 4 तो 1 से 4, y में कितना चेंज हुआ 2 से 5 2 से 5, z में कितना चेंज हुआ 3 से 6 3 से 6, खत्म कहानी। x में जो चेंज आया, x में जो चेंज आया देखो, x में कितना चेंज आया 1 2 3 से 4 5 6, x में चेंज आया 1 से 4 1 to 4, y में चेंज आया 2 to 5 2 से 5 और z में चेंज आया 3 से 6 3 to 6, ठीक है। बात आई समझ में। लिमिट बैठा देंगे, x वाला को x के साथ, y वाला को y के साथ, z वाला को z के साथ, 1 से 4 2 से 5 3 से 6। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन अब आपको आना चाहिए। कहोगे सर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो देखो पीछे वाला, है ना। और 11th वाला जब बैच स्टार्ट होगा, अभी जैसा स्टार्ट हो, है ना, ऑनलाइन में भी 11th वाला स्टार्ट होगा, सब बच्चे आएंगे तो 11th वाला में फिर कैलकुलस पढ़ाऊंगा। तो जिसको देखना होगा पहले वाला वीडियो देख लेना या नया वीडियो भी देखना, नया वीडियो में वही चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा 2 बार dx का x इंटीग्रेशन, इसका यहाँ आएगा 6, है ना। देखो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 2 बार आएगा dx का x और x की जगह एक के बाद 4 आएगा, एक बार 1 आएगा, तो ऐसा 6 हो जाएगा सॉल्व होके। कहोगे सर कर ही दीजिए, लोग कर देते हैं, इसको कर देते हैं। देखो 2 बार dx का इंटीग्रेशन x, 2 बार dx का x इंटीग्रेशन का लिमिट 1 से 4, या 3 बार dy का इंटीग्रेशन y लिमिट 2 से 5, यहाँ 2 बार dz का इंटीग्रेशन z लिमिट 3 से 6, सिंपल। 2 बार dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 1 से 4, 3 बार dy का इंटीग्रेशन y 2 से 5, z बार dz का इंटीग्रेशन z लिमिट 3 से 6। अब इसको सॉल्व करो, सिंपल। एक बार 4 आएगा, एक बार 1 आएगा, एक बार 4 आता है, एक बार 1 आता है, मतलब एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। अपर में से लोअर घटाओ, 4 में से 1 या 3 तो हो जाएगा 2 3 6। एक बार 4 को अंदर लाओ, एक बार 1 को अंदर लाओ, तो 4 में से 1 या 3 3 दूना 6। एक बार 5 को अंदर लाओ, एक बार 2 को अंदर लाओ, तो क्या हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 3 3 9। एक बार 6 को अंदर लाओ, एक बार 3 को अंदर लाओ, तो 6 में से 3 गया 3 3 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 21 जूल। देखो उस वेक्टर फॉर्म से भी 21 जूल आया था, इंटीग्रेशन से भी 21 जूल आया था। मतलब जब फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ हो और बोलेगा क्या कि एक बॉडी जो है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, ऐसा लैंग्वेज लिख देगा, और बॉडी डिस्प्लेसेस अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, फोर्स का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में दे देगा,
डिस्प्लेसमेंट दे देगा। क्लियर? तो आपको डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है। क्लियर? फोर्स का वैल्यू लिख लो, डिस्प्लेसमेंट का लिख लो, दोनों का डॉट लिख दो। इंटीग्रेशन से भी बना सकते हो, मैं तो बोलूंगा कि वेक्टर फॉर्म से बना लेना। दोनों का डॉट निकाल दो, मन में पटपटा दो, आंसर आ जाएगा। क्या इंटीग्रेशन करोगे? बस नॉलेज के लिए पढ़ा दिए। क्लियर? नोट करना है तो नोट कर लो अच्छे से, हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? ओके, चलें चलें चलिए। तो डायग्राम वाला हम लोग क्वेश्चन किए। ओके, इससे पहले वाला लेक्चर में भी, आज वाला में भी किए। वेक्टर फॉर्म वाला में दे दिए। वेक्टर फॉर्म वाला में आपको दो मेथड बता दिए, एक तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, एक इंटीग्रेशन से निकाल लो। अब है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अभी तक आप जो भी पढ़े उसमें फोर्स कांस्टेंट था, मतलब फोर्स हर हालत में कांस्टेंट था और वो फोर्स किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा था। कांस्टेंट का मतलब था किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा था, चाहे वो कोई भी फोर्स था। आप अभी तक जितना भी पढ़े उसमें फोर्स कांस्टेंट था, कोई भी फोर्स। लेकिन अब फोर्स वेरिएबल होगा तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो दीजिए स्टार। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्लियर? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, मान लो क्वेश्चन दे देगा कि भैया कोई ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है, इस पे फोर्स लगा। वो जो फोर्स लगा वो 2x + 4 कुछ भी है, 2x + 4 लगा, 2x + 4 न्यूटन का लगा या डाइन का लगा। फोर्स को डाइन में भी मापते हैं। ठीक है, तो बताइए वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा? बॉडी अपनी ओरिजिन से, मान लो अभी ओरिजिन पे रखा हुआ है, बॉडी ओरिजिन पे है, मतलब जहाँ वो ओरिजिन कहलाएगा, जहाँ वो ओरिजिन कहलाएगा। 0 0 पे है, x भी 0, y भी 0, z भी 0। बॉडी यहाँ से मान लो गया 4 मीटर के आगे, है ना, ओरिजिन से ये 4 मीटर आगे गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किया 4 मीटर। तो बताइए वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा? फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। ठीक है, अब ध्यान से देख क्या करेंगे। बॉडी 4 मीटर गया, अब कहोगे सर सीधे x का वैल्यू 4 बैठा दीजिए ना, आंसर आ जाएगा। नहीं सर, वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। क्या सर महका दिए आप? डॉट माने cos थीटा, है ना। फोर्स दिया हुआ है, x अननोन है, तो इसी डिस्प्लेसमेंट को आप x मान लीजिए। x का वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, तो 4 दूना 8, 4 12, f हो जाएगा 12, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4। सर जिधर फोर्स लगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, थीटा 0, आंसर आ गया ना। बेटा ऐसा गलती मत करना। ये जो फोर्स है ना वो x का फंक्शन है, फोर्स x का फंक्शन है, x पे डिपेंड कर रहा है। वो बॉडी अपने ओरिजिन से 4 मीटर गया, तो 0 से 4 में बहुत सारे पॉइंट आ गए ना। 0, 0.1, 0.2, 0.001, 0.3, 0.003, बहुत सारे पॉइंट हो गए, इन्फिनाइट पॉइंट हो गए। हर इन्फिनाइट पॉइंट में फोर्स अलग अलग होगा, यानी फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है। तब ना टॉपिक लिखे हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का मतलब हो गया हर डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग अलग फोर्स, हर पॉइंट पे अलग अलग फोर्स। अब तुम डायरेक्ट अगर 4 पुट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो गया, गड़बड़ घोटाला है कि नहीं। बॉडी ओरिजिन से 4 मीटर गया, x के लॉन्ग, मतलब 4 मीटर गया 0 से 4। और 0 से 4 के बीच में कितना पॉइंट होगा? सोचो, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, फिर जाओगे 1 पे, फिर 1.1, फिर 1.2, फिर 2 तक जाओगे, फिर 2.1, फिर 3 तक जाओगे, फिर 3.1, 3.2, 3.114, बहुत सारे पॉइंट, इन्फिनाइट पॉइंट होंगे। वो हर पॉइंट में फोर्स अलग अलग होगा। और तुम डायरेक्ट 4 पुट कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। और तुम डायरेक्ट 4 पुट करो तो फोर्स कितना हो गया? 8 4 12, और हर पॉइंट पे पुट करो। 0 और 4 के बीच में जितना पॉइंट है ना, हर पॉइंट पे x का वैल्यू पुट करो और सबको जोड़ो। क्या 12 आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। हर पॉइंट पे मान लो 0 और 4 के बीच में जितना भी पॉइंट है, हर पॉइंट पे फोर्स निकाल के जोड़ेंगे तो 12 न्यूटन आएगा? नहीं। x का वैल्यू डायरेक्ट 4 पुट करेंगे तो 12 आएगा,
लेकिन 0 और 4 के बीच में जितना भी पॉइंट है, हर पॉइंट पे अगर हम फोर्स निकालेंगे, एक टेबल बना के कैलकुलेट करके उसको जोड़ेंगे तो 12 नहीं आएगा। इसका मतलब ये प्रोसेस गलत है, डायरेक्ट 4 पुट करोगे तो गलत है ना। अब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब फोर्स कांस्टेंट हो। क्लियर? बॉगडन निकालने के हमारे पास अभी 2 फॉर्मूला आएंगे, एक ग्राफ वाला भी आएगा और एक इंटीग्रेशन वाला भी आएगा। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब फोर्स कांस्टेंट होगा। क्या होगा? फोर्स कांस्टेंट होगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा। बॉगडन बाई फोर्स बराबर एफ डॉट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, डॉट मतलब cos थीटा, ये तब आएगा जब फोर्स कांस्टेंट होगा। अभी तो फोर्स वेरिएबल है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन मेथड से बनाएंगे। जब भी दुनिया में चीजें वेरिएबल हो तो समझ लेना कि इंटीग्रेशन होगा। डिफरेंस मतलब पहले भी हम आपको कैलकुलस में पढ़ा चुके हैं कि दुनिया का कोई भी चीज इक्वेशन में हो, देखो यहाँ इक्वेशन में है, डायरेक्ट तो बना सकते हैं, लेकिन अभी हम डिटेल से क्यों बढ़ा रहे हैं? ताकि आपका कॉन्सेप्ट और खुले। दुनिया का कोई भी चीज इक्वेशन में है, या तो डिफरेंशिएशन होता है या तो इंटीग्रेशन होता है। जो पूछा जाए उसका फॉर्मूला बट्टे में होता है तो डिफरेंशिएशन, और जो पूछा जाए उसका फॉर्मूला मल्टीप्लाई में होता है इंटीग्रेशन। बॉगडन का फॉर्मूला तो मल्टीप्लाई में आता है, क्योंकि बॉगडन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, फॉर्मूला तो मल्टीप्लाई में ही है ना। तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इक्वेशन में हो तो वहां या तो इंटीग्रेशन होगा या तो डिफरेंशिएशन होगा। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा डिटेल से जानते हैं चीजों को ताकि मजा आए। मान लो एक और क्वेश्चन ऐसा कर देता है, ये तो जान ही रहो कि अब ये नहीं लगेगा, ये तब लगेगा जब फोर्स कांस्टेंट होगा। क्लियर? आइए थोड़ा सा और इसको डिटेल करते हैं, और डिटेल करते हैं, ठीक है, और डिटेल करते हैं। मान लो ऐसा रहता है ना, m मास का ब्लॉक है, इस पे फोर्स लगा F बराबर 2x, कुछ भी, यहाँ भी फोर्स x का फंक्शन है, यहाँ भी फोर्स x का फंक्शन है, यहाँ भी फोर्स x का फंक्शन है। x चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। बोल दिया फाइंड बॉगडन बाई फोर्स, यही फोर्स के द्वारा बॉगडन निकालना है। फाइंड बॉगडन बाई फोर्स फ्रॉम x बराबर 1 मीटर टू x बराबर 2 मीटर, कि बॉडी जब 1 मीटर से 2 मीटर गया उस दौरान कितना बॉगडन किया, वो है ना, 1 मीटर से 2 मीटर जाने के क्रम में कितना बॉगडन किया, फोर्स ये लगा। तो आप क्या करोगे? सर बॉगडन बाई फोर्स होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, डॉट माने cos थीटा। सर एक बार x का वैल्यू 1 पुट कीजिए 2 आएगा, एक बार x का वैल्यू 2 पुट कीजिए 4 आएगा, 4 2 6 हो गया, तो आपका वैल्यू 6। x का अलग अलग वैल्यू पुट कीजिए सर, x का वैल्यू एक बार 1 डालिए तो हो गया 2, फिर डालिए 2 तो 4, दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 2 6, और डिस्प्लेसमेंट सर दोनों को माइनस कर दीजिए या जोड़ दीजिए जो मन करे। थीटा सर जिधर फोर्स लगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, लीजिए ये तो दे देगा, जिधर फोर्स लगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है, तो थीटा तो 0 है। थीटा पकड़ना तो बिल्कुल आसान काम है, इतना सारा चीज हम लोग लेके आगे बढ़े हैं, अब यहाँ तक पहुंचे हैं तो थीटा समझ में आ गया होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, इधर ही फोर्स लगा इधर ही बॉडी गया तो थीटा तो 0 हो गया। तो क्या सर क्या महका दिया, कुछ नहीं है बेटा, गलत हो जाएगा। 1 मीटर से 2 मीटर के बीच में बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 पे अलग फोर्स होगा, 1.1 पे अलग फोर्स होगा, 1.2 पे अलग फोर्स होगा, 1.22 पे अलग फोर्स होगा, 1.23 पे अलग फोर्स होगा, 1.44 पे अलग फोर्स होगा, इनफाइनाइट 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 पॉइंट है 1 मीटर से 2 मीटर के बीच में, इनफाइनाइट। हम लोग क्या करेंगे? एक पॉइंट का बॉगडन निकालेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, गलत प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर? जब भी चीजें वेरिएबल हो इंटीग्रेशन करेंगे, जब भी चीजें वेरिएबल हो इंटीग्रेशन करेंगे, समझा? समझा कि नहीं समझा? इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, इस ऐसे नहीं करेंगे अलग अलग पुट करके निकाल देंगे डायरेक्ट। सिंपल, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब फोर्स कांस्टेंट हो, और यहाँ फोर्स वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि फोर्स x का फंक्शन है, फोर्स x का फंक्शन है, x के बदलने से फोर्स बदल रहा है, तो ये फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। अब क्या चलेगा? इंटीग्रेशन। मतलब अब हम लोग यहां पहुंच गए हैं कि बिल्कुल समझ सकते हैं ये फॉर्मूला तब लगेगा और इंटीग्रेशन कब लगेगा, जब फोर्स वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन, और फोर्स कांस्टेंट हो तो फॉर्मूला से। तो आइए पहले इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले कि क्यों इंटीग्रेशन करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे। क्लियर? चलिए चलें आइए समझते हैं। इसमें एक टॉपिक और ले लेते हैं क्योंकि 2 टॉपिक इससे क्लियर होने वाला है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन, दोनों क्लियर हो जाएगा इससे, दोनों एक ही टॉपिक में आ जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन।
इससे इक्वेशन वाला क्वेश्चन और ग्राफ वाला क्वेश्चन दोनों हो जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन। क्लियर? चलिए देखो क्या करते हैं। मान लो कोई ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है, ओके। ये फोर्स का लाइन है और ये डिस्प्लेसमेंट का लाइन है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में मान लो एक कर्व दिया हुआ है, ऐसा मान लो कर्व दिया हुआ है, ठीक है। अब कर्व को स्टडी कीजिए ध्यान से। कोई इक्वेशन लीजिए, जैसे हम इक्वेशन लिए थे कि फोर्स बराबर 2x दिया हुआ है और पूछ देगा वर्क डन, या फोर्स बराबर 2x + 4 कुछ भी दे दिया, या 2x² + 4 कुछ भी दे दिया, कुछ भी दे दिया इक्वेशन, ठीक है। तो सिंपल बात है कि फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है। x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेगा फोर्स चेंज होगा, मतलब फोर्स वेरिएबल है। और जब चीज़ें वेरिएबल होगी तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्लियर? क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन। तो हम लोग दोनों बात जानेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, क्लियर, और ग्राफ से हमारा एरिया कैसे निकलेगा, सारा चीज है ना। आइए समझते हैं। ध्यान से देखो, इस कर्व को देखो ध्यान से। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ और फोर्स है, छोटा फोर्स है, नापो यहाँ से। ये ओरिजिन है 0 0, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये मान लो F1 वैल्यू है, ये F1 वैल्यू है। यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कुछ है, ये मान लो F2 वैल्यू है। देखो है ना, फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है। ये लाइन क्या है? x, ये डिस्प्लेसमेंट का लाइन है, यानी डिस्प्लेसमेंट, छोटा डिस्प्लेसमेंट मतलब छोटा x, छोटा x तो फोर्स भी छोटा। देखो x बड़ा हुआ तो फोर्स भी बड़ा हुआ, x बड़ा हुआ तो फोर्स भी बड़ा हुआ, है कि नहीं। देखो x छोटा, फोर्स छोटा, x बड़ा तो फोर्स भी बड़ा, यानी फोर्स x का फंक्शन है। x छोटा तो फोर्स भी छोटा, x बड़ा तो फोर्स भी बड़ा, x बहुत बड़ा तो फोर्स बहुत बढ़ेगा। क्लियर? अब हम क्या करते हैं इस कर्व को स्टडी करने के लिए कि भैया वेरिएबल जब होता है तो इंटीग्रेशन क्यों करते हैं। आइए डिटेल से जानते हैं। क्या किए, मान लो ओरिजिन से x डिस्टेंस पे जाके, x लाइन पे जाके, है ना, एक स्ट्रिप लिए। कर्व को स्टडी करने के लिए क्या किए, x डिस्टेंस पे जाके, है ना, dx चौड़ाई का एक विड्थ लिए, मोटाई लिए, चौड़ाई लिए। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालना है मुझे। एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, ध्यान से देखो। तो ये जो स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप क्या है, BSY का एक रेक्टेंगल है ये। इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ब्रेथ तो है dx, dx मोटाई का, dx चौड़ाई का, लेंथ क्या होगा। तो मान लो इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ f है, यहाँ से ये f है, ठीक है, ये f, तो ये भी f, इसका लेंथ हो जाएगा f। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ f, ये f, तो ये भी f है ना, इस फोर्स को f मान लिए। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, f dx। ध्यान से देखो, जो एरिया ऑफ स्ट्रिप आया f dx, है ना, वर्क डन का भी फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, सेम वैसा ही आया है। तो हम बोल सकते हैं ये जो एरिया ऑफ स्ट्रिप है ये वेरी स्मॉल वर्क डन है, वेरी स्मॉल वर्क डन है, ये वेरी स्मॉल वर्क डन है, किसी पॉइंट का वर्क डन है, क्योंकि ये dx बहुत छोटा है ना, x डिस्प्लेसमेंट है, dx वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, dx क्या है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, और वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वेरी स्मॉल वर्क डन है। क्लियर? इस कर्व को स्टडी करने के लिए ये कर्व क्यों आया, सिंपल बात है, लाइन को शुरू से जोड़ो। क्या है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ऐसे से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेंगे वर्क डन का। हमने क्या किया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक ग्राफ बनाया, एक कर्व लिया। कर्व क्यों लिया, क्योंकि फोर्स x का फंक्शन है, फोर्स x का फंक्शन है, यानी फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है, x के वैल्यू चेंज होने से फोर्स चेंज होगा, है ना। चूंकि x वेरिएबल है तो वेरिएबल हमेशा कर्व लाइन पे होगा। तो एक कर्व ड्रॉ किए, उस कर्व में हम देखे कि जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे फोर्स चेंज हो रहा है, x चेंज फोर्स चेंज, x चेंज फोर्स चेंज, x चेंज फोर्स चेंज, x बहुत बड़ा चेंज तो फोर्स में बहुत बड़ा चेंज। चेंज मतलब कर्व, कर्व मतलब वेरिएबल, सारा चीज एक ही है कि नहीं। अब
अब इसको स्टडी करने के लिए, इस कर्व को स्टडी करने के लिए ओरिजिन से x डिस्टेंस पे जाके dx मोटाई का, चौड़ाई का एक स्ट्रिप लिए, उस स्ट्रिप का एरिया निकाले, क्योंकि स्ट्रिप्स बिहेव्स लाइक अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गया फोर्स, ब्रेथ हो गया dx, तो ये फोर्स और dx क्या है, dx क्या है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट के लाइन पे है, x डिस्प्लेसमेंट होगा तो dx वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल वर्क डन, इसलिए dw से लिखे हैं, तो हम लोग वेरी स्मॉल वर्क डन को लिख देंगे dw, जब भी चीजें वेरी स्मॉल होगी तो उसमें d लग जाता है dw बराबर f dx, तो वेरी स्मॉल वर्क डन निकालने के लिए हम लोग dw बराबर f dx लिख सकते हैं। तो वेरी स्मॉल वर्क डन तो कभी नहीं पूछता है, टोटल वर्क डन पूछता है। टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, सोच, एक ही स्ट्रिप ले सकते हैं, नहीं बहुत सारे स्ट्रिप ले सकते हैं, बताओ ध्यान से, एक स्ट्रिप यहां पे ले लिए, बताओ ए लिए, इसका भी मोटाई कितना dx, एक स्ट्रिप यहां ले लिए, इसका भी मोटाई कितना, और ऐसा ऐसा कितना ले सकते हैं, इनफिनिट ले सकते हैं। तो बताओ टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, अगर हम टोटल वर्क डन पूछेंगे, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, बताओ, इंटीग्रेशन इस स्ट्रिप का एरिया f1 dx प्लस इस स्ट्रिप का एरिया f2 dx, सबका मोटाई dx, ये भी dx, ये भी dx, कहां तक, इनफिनिट तक, टोटल वर्क डन। एक स्ट्रिप का एरिया स्मॉल वर्क डन देगा, वेरी स्मॉल वर्क डन देगा, तो ऐसा ऐसा कितना, इनफिनिट, दो पॉइंट के बीच में वर्क डन पूछेगा, कितना स्ट्रिप ले सकते हैं, इनफिनिट, इनफिनिट को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, तो टोटल वर्क डन कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन इसका स्ट्रिप का एरिया प्लस इस स्ट्रिप का एरिया प्लस इस स्ट्रिप का एरिया, जितना स्ट्रिप बनेगा उसका एरिया, इनफिनिट तो इनफिनिट, 10 तो 10, सारा चीज को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, क्लियर। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इस स्ट्रिप का एरिया प्लस इस स्ट्रिप का एरिया प्लस इसका, मान लो पूछ देता है यहां से यहां वर्क डन बताइए, यहां से यहां वर्क डन बताइए, x1 से s2, यहां से यहां बताइए, ले लेते हैं यहां से यहां कितना स्ट्रिप बनेगा, क्लियर। तो टोटल वर्क डन करने के लिए क्या करते हैं, सारा स्ट्रिप का एरिया निकाल के जोड़ देंगे, और जोड़ने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन, जोड़ने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन, इसको लिख लेना, टोटल वर्क डन बराबर f1 इंटीग्रेशन f1 dx प्लस f2 dx प्लस डॉट डॉट इनफिनिट। तो सिंपल एक बात जाने कि जब फोर्स वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा dw बराबर f dx, इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा देंगे और इंटीग्रेशन का लिमिट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, यहाँ dx है तो लिमिट दे देगा x1 से s2, x1 से s2, मान लो यहां से यहां वर्क डन पूछेगा, तो मान लो ये x1 पे है और ये s2 पे है, तो लिमिट का हो जाएगा x1 से s2, x1 से s2, लिमिट हो जाएगा x1 से s2। तो ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब वर्क डन वेरिएबल हो, मतलब फोर्स वेरिएबल होगा, है ना, और ये कब लगाएंगे, जब फोर्स कांस्टेंट होगा, f डॉट ds, f डॉट s कब लगाएंगे, f डॉट s कब लगाएंगे, जब फोर्स कांस्टेंट होगा, और इंटीग्रेशन dw बराबर f dx, x1 से s2 कब लगाएंगे, जब फोर्स वेरिएबल होगा, क्लियर, फोर्स वेरिएबल होगा, सिंपल, इसको नोट करें अच्छे से। अब इसको और डिटेल में बताएंगे, क्लियर, पॉज करके नोट करो। चलिए आगे, चलिए, तो यहां से दो कंक्लूजन है, एक, जब भी फोर्स वेरिएबल होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन से बनाएंगे, इस फार्मूला से बनाएंगे क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dw बराबर f dx, x1 से s2 लिमिट दे देंगे, अगर यहाँ पे dy रहेगा तो y1 से y2 रहेगा, dz रहेगा तो z1 से z2 रहेगा, सिंपल, जिस फॉर्म में dx होगा उसी फॉर्म में लिमिट होगा, अगर dx होगा तो x1 से s2, dz तो z1 से z2, dy तो y1 से y2, dp तो p1 से p2, क्लियर। ये कहां से है, सिंपल, समझे ना, एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लिया और मुझे टोटल एक स्ट्रिप का थोड़ी चाहिए, दो पॉइंट के बीच चाहिए, दो पॉइंट के बीच की, दो पॉइंट में बहुत सारा स्ट्रिप बनेगा, तो बहुत सारे के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, टोटल के लिए इंटीग्रेशन, ये टोटल वर्क डन कर देगा, है ना, dw क्या दे देगा, टोटल वर्क डन देगा, टोटल का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन, टोटल बोलो या इंटीग्रेशन बोलो, बतवा बराबर, क्लियर, कर लिए नोट। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से समझते हैं, सिंपल है ना, एक ही बार में मिटा दो, सिंपल। फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, फाइनली ये लाइन लिखना पड़ेगा, फाइनली ये लाइन लिखना पड़ेगा कि अगर वर्क डन बाय फोर्स है, F डॉट S कब लगाएंगे, जब फोर्स कांस्टेंट हो, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। दूसरा, dw बराबर
एफ डी एक्स इंटीग्रेशन x1 से x2, ठीक है। ये तब जब फोर्स वेरिएबल हो, ये तब जब फोर्स वेरिएबल हो, when force is variable, when force is variable। और तीसरा देख रहा था ना, स्ट्रिप का एरिया क्या दे रहा था, वर्क डन, यानी कर्व ऑफ एफ एक्स क्या देगा, या ग्राफ ऑफ एफ एक्स या कर्व ऑफ एफ एक्स क्या देगा, वर्क डन देगा। एफ एक्स कर्व क्या देगा, या कर्व ऑफ एफ एक्स क्या देगा, वर्क डन देगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कहीं भी कर्व होगा तो वर्क डन देगा। एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या दे रहा था, वर्क डन, तो कर्व ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या देगा, वर्क डन। फोर्स कांस्टेंट होगा तो इससे बनाएंगे, फोर्स वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन, और एरिया दिया हुआ रहेगा तो, एरिया दिया हुआ रहेगा तो सिंपल वर्क डन निकाल देंगे एरिया के हेल्प से। कर्व ऑफ एफ एक्स वर्क डन, और वर्क डन कितना के बराबर होगा, उस ग्राफ के एरिया के बराबर होगा, है ना। अगर कर्व दिया हुआ है, कहीं पे ग्राफ दिया हुआ है, तो वर्क डन निकालने के लिए उसका एरिया निकाल लीजिए। क्लियर। आइए सारा चीज को क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल और ले सकते हैं, ठीक है बाबू, एकदम घबराना मत। एक एग्जांपल और लेंगे, फिर ग्राफ का भी क्वेश्चन करेंगे और इंटीग्रेशन वाला भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको नोट करो, इसको नोट करो, कर लिए नोट, कर लिए नोट, कर लिए नोट। चलो ध्यान से देख, मान लो इंटीग्रेशन क्यों करते हैं। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, तो हम और इसको क्लियर करते हैं, क्यों करते हैं इंटीग्रेशन, क्यों एरिया ऑफ स्ट्रिप लिए, और क्लियर करते हैं। मान लो फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 2x + 4, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है m, इस ब्लॉक का मास है m, इस पे फोर्स लगा, यही F = 2x + 4 न्यूटन, ठीक है। अब ब्लॉक अपने ओरिजिन से, मान लो अभी ओरिजिन पे था, 0 0 पे था, यहाँ से बॉडी जो है वो 5 मीटर चला, 5 मीटर चला, फोर्स के अलोंग ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स के अलोंग ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, फोर्स के अलोंग ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो बताइए वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा। फोर्स तो x का फंक्शन है, फोर्स बदलेगा तो x बदलेगा तो फोर्स बदलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, अब पहले 0 मीटर पे था, 0 से 5 मीटर चला, x के लॉन्ग चला तो x ही वाला लो, यानी x के लॉन्ग वो 0 से 5 मीटर गया। अब डायरेक्ट 5 तो बैठाओगे नहीं, है ना। अब सिंपल बात है, अगर कोई ये फॉर्मूला लिख देगा, वर्क डन बाय फोर्स बराबर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट माने cos थीटा, ये बात तो क्लियर है कि जिधर फोर्स लगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 1 बचा fs, s का वैल्यू मालूम है 5 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुआ। f कितना लोगे, फोर्स तो वेरिएबल है, क्योंकि सर इसी 5 को यहाँ बैठा दीजिए ना, नहीं, क्योंकि 0 और 5 के बीच में बहुत सारा पॉइंट है, हर पॉइंट में फोर्स अलग अलग है, फोर्स वेरिएबल है। तो क्या करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए, अगर मान लो हमको और अच्छे से समझना है, तो ओरिजिन से x डिस्टेंस पे जाके, ओरिजिन से x डिस्टेंस पे जाके dx का एक स्ट्रिप लेते हैं, ऐसे। तो ये dx मान लो यहाँ से, मतलब क्या सोचे, इस ब्लॉक को ओरिजिन से उठाकर x डिस्टेंस पे हम लाए और यहाँ पे रखे, ब्लॉक को यहाँ पे रख दिए। ये dx इतना छोटा है कि इस फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। ओरिजिन से x डिस्टेंस आगे जाकर, ओरिजिन से x डिस्प्लेसमेंट आगे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लिए, जिसको आप स्ट्रिप भी बोल सकते हो, dx नाम का एक एलिमेंट लिए, एक स्ट्रिप लिए, एक छोटा सा एरिया लिए, एक जगह लिए। ये इतना छोटा है, ये dx इतना छोटा है, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ये इतना छोटा है कि फोर्स का वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। ये इतना छोटा है स्ट्रिप, ये इतना छोटा है कि वहां पे फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो बताइए वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, क्या होगा वर्क डन, वर्क डन हो जाएगा फोर्स, फोर्स इसका डिस्प्लेसमेंट dx, सिंपल, क्योंकि आप बॉडी को उठा के यहां पे रखे और यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, पूरा डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, 5 मीटर का सबसे छोटा डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिए dx, ब्लॉक को सीधे उठा रहे हैं, ब्लॉक तो यहां से यहां जा रहा है ना, हम ब्लॉक को उठा के यहां पे लाए, dx पे लाए। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वो डिस्प्लेसमेंट क्या है dx, वो इतना छोटा है कि फोर्स वहां पे चेंज नहीं हो रहा है, वो इतना छोटा है कि फोर्स वहां पे चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और इसके लिए इंटीग्रेशन करते हैं, कर लो इंटीग्रेशन। अब समझा इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, देखो आ गया,
सिंपल। क्या करोगे, ओरिजिन से x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, स्ट्रिप लोगे और वहां पे ब्लॉक को मान लोगे और ये मानोगे कि ये इतना छोटा है कि वहां पे फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। तो वर्क डन क्या होता है, टोटल वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से 5 मीटर, क्योंकि ऐसा ऐसा कितना बन सकता है, ऐसा ऐसा कितना बन सकता है, बहुत सारा। ऐसा ऐसा dx 0 और 5 मीटर के बीच में कितना बन सकता है, बहुत सारा। तो कहां से कहां, 0 से 5। ऐसा ऐसा dx जो हम लिए हैं कितना ले सकते हैं, 0 और 5 मीटर के बीच में, इनफाइनाइट। बस 0 से 5 लगा दो, सॉल्व करो, आ गया आंसर। इसलिए इंटीग्रेशन करते हैं। वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए ये करते हैं। वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, x डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट लेते हैं और वो इतना छोटा होता है कि वहां पे फोर्स वेरिएबल नहीं होता है। बस तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स है वो लिख दो और डिस्प्लेसमेंट x ना लिख के dx लिखो। इंटीग्रेशन करो, बॉडी कहां से कहां जा रहा है, 0 से 5, 0 से 5 लगा दो, आ गया आंसर। क्लियर, चले आगे। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन में m मास का बॉडी है। अब ये ओरिजिन पे है, 0 0 पे है, बॉडी पे फोर्स लगा F बराबर 2x + 4 न्यूटन का। अब बॉडी यहां से 5 मीटर पे गया, बॉडी यहां से 5 मीटर पे गया, 5 मीटर पे गया बॉडी। ठीक है, सिंपल। फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है तो क्या करो, सिंपल वेरिएबल फोर्स के लिए क्या करते हैं, W बराबर F dx लिखो और सिंपल x1 से x2 कर लो। सिंपल, W बराबर F dx x1 से x2। इधर dw भी लिख सकते हो और dw का इंटीग्रेशन तो w होता ही है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो इधर dw लिखो और dw का इंटीग्रेशन w है ना। सिंपल, जो करना है सब बराबर है। अब क्या है, सिंपल W बराबर F dx, ठीक है, और W बराबर F के जगह 2x + 4 dx, लिमिट हो जाएगा 0 से 5, कर लो सॉल्व, है ना। एक बार क्या हो जाएगा, अलग अलग कर लो। एक बार हो जाएगा 2x dx इंटीग्रेशन 0 से 5 प्लस एक बार हो जाएगा 4 dx इंटीग्रेशन 0 से 5, अलग अलग कर लो, प्लस से बीच में 2x dx प्लस 4 dx इंटीग्रेशन 0 से 5, 0 से 5 कर लो सॉल्व। कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन, 2 बाहर और x dx का इंटीग्रेशन x² 2 और x की जगह होगा 5, तो 5 का स्क्वायर 25/2, 2 बाहर, x dx का इंटीग्रेशन x² 2, x की जगह होगा 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25/2 हो गया। और नीचे तो 0 है, 0 जाके 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो रखा हुआ है ऐप पर, जाके देखिए। 4 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x की जगह हो जाएगा 5, 4 5 20, 2 से 2 कट जाएगा, 20 और 25 45 जूल, है ना बाबू। इंटीग्रेशन है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड कर दिए हैं, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। 45 जूल आ गया आंसर, आ गया। सिंपल, जब भी वर्क डन बाय फोर्स निकालना हो, फोर्स वेरिएबल हो, तो W बराबर F dx लिखो, फोर्स का वैल्यू लिखो, ओके, और लिमिट दे दो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। इसको नोट करो, ओके। एक दो एग्जाम्पल और लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कर लिए नोट, कर लिए नोट, कर लिए नोट। नेक्स्ट, मान लो अब फोर्स का वैल्यू ऐसा दे दे, फोर्स का वैल्यू ऐसा दे दे, वेक्टर फॉर्म में दे दे, SI कैप प्लस YJ कैप, x की जगह x² भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल, बोलेगा वर्क डन निकालिए, सिंपल, कुछ नहीं करो। यहाँ भी तो फोर्स वेरिएबल है, x चेंज होगा तो भी फोर्स चेंज होगा, y चेंज होगा तो भी फोर्स चेंज होगा, तो W लिख दो, इंटीग्रेशन F dx कर लो और प्लस इंटीग्रेशन F dy कर लो, है ना। फोर्स x और y दोनों में चेंज हो रहा है, इससे पहले सिर्फ x में चेंज हो रहा था, x और y दोनों में चेंज हो रहा था, 2 बार लिखो। z भी दे देगा तो 3 बार लिखो, क्लियर, लिमिट दे देगा, है ना। बॉडी जो है वो 0 0 से 2 4 पे गया, खत्म कहानी,
किसी बॉडी पे इतना फोर्स लगा, फोर्स लगने से पहले 0 0 पे था, मतलब ओरिजिन पे था, फोर्स लगने के बाद वो 2 4 गया, मतलब x के लॉन्ग 2 मीटर गया, y के लॉन्ग 4 मीटर गया। सिंपल। x में कितना चेंज हुआ, 0 से 2, इसका लिमिट हो जाएगा 0 से 2। y में कितना चेंज हुआ, 0 से 4, इसका लिमिट हो जाएगा 0 से 4। सिंपल, खत्म। अब सॉल्व करो, आंसर आ गया। w बराबर f की जगह x dx इंटीग्रेशन 0 से 2 प्लस 0 से 4 f की जगह y dy। क्लियर। सिंपल। किसी बॉडी पे इतना फोर्स लगा, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, इतना फोर्स लगा, बॉडी पहले ओरिजिन पे था, ओरिजिन पे था, इतना फोर्स लगा, बॉडी यहां चला गया, 0 0 से 2 4 चला गया, मतलब 0 0 से 2 4 चला गया, मतलब x के लॉन्ग 2 मीटर गया, y के लॉन्ग 4 मीटर गया। कुछ नहीं करो, लिखो वर्क डन बराबर, जानते हो कि फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन होगा, तो लिखो वर्क डन बराबर x के लिए लिखो f dx, y के लिए लिखो f dy, इंटीग्रेशन लगा दो। x का लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से 2, y का लिमिट क्या होगा, 0 से 4, वैल्यू लिख दो, सॉल्व करो, बताओ क्या होगा। x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x dx का होगा x स्क्वायर बाई 2, x dx का होगा x स्क्वायर बाई 2, x का जगह हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, x dx का हो जाएगा, इसका लिमिट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और x का जगह होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 बटा 2 2, है ना, x स्क्वायर बाई 2, x का जगह 2, 2 का स्क्वायर 4 बटा 2 2, प्लस y dy का, अच्छा x स्क्वायर है ना, तो यहाँ x स्क्वायर का, f में f का वैल्यू x में x स्क्वायर है, x स्क्वायर dx का x 3/3, इसका इंटीग्रेशन x 3/3। ओके, चलो लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसका इंटीग्रेशन x 3/3, लिमिट 0 से 2, प्लस y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 4। अब सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। कितना आएगा, 2 आएगा अंदर, 2 के पावर 3, 8 बटा 3, और 0 जाके तो 0 ही हो जाएगा, प्लस ओके, 4 आएगा y के जगह, ये 4 है, ये y है, 4 आएगा y के जगह, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 2 8, जो भी आंसर आए जूल में आएगा। खत्म कहानी। क्लियर। तो यहाँ पे एक नोट बन जाएगा, एक नोट बन जाएगा कि अगर फोर्स वेरिएबल हो तो x में चेंज होगा तो सिर्फ x वाला लिखेंगे, x वाला लिखेंगे, y में चेंज होगा तो y वाला लिखेंगे, z में चेंज होगा तो z वाला लिखेंगे। इसको नोट करो, एक नोट लिखवाते हैं, इसको नोट करो, एक नोट लिखवाते हैं। ये मत समझना कि हम फास्ट बोल रहे हैं, बहुत इजी चीज हो गया, है ना, रिपीट करके देख लेना, अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, ठीक है। बहुत इजी चीज है, इसलिए इस पर टाइम बर्बाद मत कीजिए। चलें आगे, हो गया ये। चलिए नोट में हम क्या बोल सकते हैं, यदि फोर्स वेरिएबल है, अगर फोर्स कहीं भी वेरिएबल है तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करो, इंटीग्रेशन f dx। जब फोर्स सिर्फ x में चेंज हो रहा है, यानी फोर्स के इक्वेशन में सिर्फ x है तो ये लिखो, x और y दोनों है तो ये लिखो f dy, और x y z तीनों है तो लिखो f dz। सिंपल। अगर सिर्फ x वाला है तो सिर्फ ये लिखना, सिर्फ y वाला है तो सिर्फ ये लिखना, सिर्फ z वाला है तो ये लिखना, x और y दोनों है तो ये दोनों लिखना, ये छोड़ देना। सिंपल, इससे निकल जाएगा। लिमिट क्वेश्चन में दिया रहेगा, x1 का लिमिट f dx, इसका लिमिट हो जाएगा x1 से x2, f dy, इसका लिमिट हो जाएगा y1 से y2, इसका लिमिट हो जाएगा z1 से z2। सिंपल, खत्म कहानी। जैसे इस पे क्वेश्चन बना लेना घर पे कि मान लो फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 2x स्क्वायर आई कैप प्लस 3yj कैप प्लस 4z3 k कैप, ये फोर्स दिया हुआ है। बॉडी पहले ओरिजिन पे था, 0 0 पे, पहले बॉडी ओरिजिन पे था, इतना फोर्स लगने के बाद बॉडी जो है वो 1 2 3 पे चला गया। तो बताइए वर्क डन क्या होगा, इस पे बैठा लेना, आंसर आ जाएगा। फाइंड वर्क डन निकाल लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन। ओके, चलिए अब एक ग्राफ वाला क्वेश्चन लेते हैं, बन जाएगा। इसको नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। नेक्स्ट, मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे फोर्स दे दिया है 20 न्यूटन,
ये दे दिया है 5 मीटर, ये दे दिया है 10 मीटर, है ना। फाइंड वर्क डन टिल 10 मीटर, 10 मीटर तक वर्क डन निकालिए। तो सिंपल, वर्क डन होगा एरिया के बराबर, और यहाँ पे एरिया क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये 5 और ये 20, 20 पंचे 100, प्लस एक ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है, बेस कितना है 5 से 10 5, और हाइट कितना है 20, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 100, ये 2 से 20 कट जाएगा, 10 बार में 10 पचे 50, 10 पचे 50 50, 150 जूल, 150 जूल, 150 जूल, सिंपल। तो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जब एरिया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में जब वर्क डन पूछेगा ना, सिंपल एरिया निकाल देना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई भी कर्व दिया हुआ रहेगा, उसमें वर्क डन पूछेगा तो वर्क डन एरिया के बराबर हो जाएगा। एक हो गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा ये 5 और ये 20, तो ये हो जाएगा 100, प्लस ट्रेंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, आ गया आंसर। कोई भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व होगा उसका एरिया निकाल दो, एरिया ही वर्क डन के बराबर होगा। तो जब भी फोर्स वेरिएबल होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन से निकालेंगे वर्क डन, और कर्व दिया हुआ रहेगा तो कर्व का एरिया निकालेंगे, वही एरिया हमारा वर्क डन होगा। और ऐसे भी आप अगर रिपीट करें, जब हम आपको कैलकुलस पढ़ा रहे थे, ग्राफ पढ़ा रहे थे, तो वहां पे 2 कॉन्सेप्ट दिए थे कि दुनिया का कोई भी इक्वेशन, कोई भी क्वेश्चन इक्वेशन में हो, कोई भी क्वेश्चन इक्वेशन में हो तो या तो इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा या डिफरेंशिएशन से। अगर पूछा गया टर्म का फॉर्मूला बट्टे में होता है तो डिफरेंशिएशन करते हैं। कोई भी क्वेश्चन इक्वेशन में हो, कोई भी क्वेश्चन इक्वेशन में हो, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर इक्वेशन में होगा तो या तो इंटीग्रेशन से बनेगा या डिफरेंशिएशन से बनेगा। डिफरेंशिएशन कब, जब पूछा गया हो, जो चीज पूछा गया उसका फॉर्मूला बट्टे में हो, डिवाइड में हो। इंटीग्रेशन कब, जो पूछा गया उसका फॉर्मूला मल्टीप्लाई में हो। जैसे अगर हमें वर्क डन पूछा है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मान लो क्वेश्चन इक्वेशन में है और वर्क डन पूछा तो वर्क डन का फॉर्मूला मल्टीप्लाई में है। तो अगर इक्वेशन वाले क्वेश्चन में जो पूछा जाए उसका फॉर्मूला मल्टीप्लाई में आया तो समझ लेना इंटीग्रेशन होगा। ग्राफ में भी वही चीज है, वर्क डन पूछा, अब वर्क डन का फॉर्मूला मल्टीप्लाई में आता है। तो जब जो पूछे अगर फॉर्मूला है, जो पूछे उसका फॉर्मूला आपको मालूम है तो आप चेक कीजिए कि फॉर्मूला मल्टीप्लाई में है कि नहीं। जो पूछे अगर उसका फॉर्मूला मल्टीप्लाई में है तो ग्राफ दिया हुआ है तो उसका एरिया निकाल दीजिए, ग्राफ में एरिया निकाल दीजिए, इक्वेशन में इंटीग्रेट कर दीजिए। जो पूछे अगर उसका फॉर्मूला मल्टीप्लाई में हो तो इक्वेशन वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन कीजिए, ग्राफ वाले क्वेश्चन में एरिया निकालिए। क्वेश्चन क्लास, ठीक है बच्चों। तो कंप्लीट हो गया आज का क्वेश्चन। ये उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा, काफी मजा आया होगा इस लेक्चर में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नए एनर्जी, नए उत्साह और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।